Good morning to all. Myself, Dr. Sonali Rajdev, Department of Biochemistry. Today, I am going to teach you about a very important lesson of biochemistry, kidney function test or renal function test. You can see a slide over here. First of all, we have to know about actual function of kidney. Basically, kidneys are a vital organ of our body, and kidneys play a different major function. It includes mainly four functions. First one is maintenance of homeostasis. It means acid base balance, water balance, electrolyte balance. इसका जो काम होता है किडनी करती है हमारी बॉडी. Second is excretion of metabolic base product. जितने भी मेटाबॉलिज्म चलते हैं हमारी बॉडी में, लाइक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, एट द एंड जो भी प्रोडक्ट बनता है वो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका एक्सक्रीट आउट करना बहुत जरूरी है. तो उनका एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से करने में जो हेल्प करता है ये किडनी. लाइक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म जो भी आप बोलें उनकी बात करें तो एंड प्रोडक्ट क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो है वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से. इनको एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. The next one is retention of substance vital to body. रिटेंशन करना. किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं का जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है जिन सब्सटेंसेस का उनको रीअब्सॉर्ब करती है और रिटेन. ये जो मेन फंक्शन है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स जो है उनका रिटेंशन और रीअब्सॉर्प्शन जो है वो किडनी करती है. एंड द लास्ट वन इज hormonal function. Yes, kidney is a act like a endocrine organ और ये by production of hormone, हार्मोन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. इसका ये फंक्शन है. जैसे एरिथ्रोपोएटिन हुआ, रेनिन हुआ, रेनिन इज अ प्रोटीयोलिटिक एंजाइम, कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, इन सब का प्रोडक्शन जो है किडनी के थ्रू होता है. एंड एज यू ऑल नो कि एरिथ्रोपोएटिन को आप बोले, रेनिन को बोले या कैल्सिट्रायोल को बोले, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी और फॉर अवर ग्रोथ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट today's topic which is kidney function test. अभी हमने फंक्शंस देखे, उसी के बेसिस पे हम इसके टेस्ट देखेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि किडनी जो है वो प्रॉपर, उसकी जो टेस्ट से हम पता करें उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है. तो नाउ वी स्टार्ट. किडनी फंक्शन टेस्ट आर डन. अगर हम बोलें तो दो लेवल पे हम देखते हैं. डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव लेसन इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन के टाइम पे हम प्रेजेंस देखते हैं. जितने भी मैंने आपको उसके फंक्शन बताया कि एक्सक्रीशन का जो फंक्शन है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनकी प्रेजेंस देखते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज X is the functional efficiency of the kidney. बेसिकली हम उसके टेस्ट से ये पता कर सकते हैं कि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. फंक्शनिंग प्रॉपर होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अब किडनी फंक्शन टेस्ट जो है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं ये देखते हैं. तो मैंने आपको फंक्शनिंग बताई अभी, उसी का शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किडनी, excretion of water and metabolite waste product, glomerular filtration, tubular reabsorption and acid base balance. ये सब मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. किडनी के फंक्शंस होते हैं, देख सकते हैं आप. अब इन्हीं फंक्शन के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे इसके फंक्शन टेस्ट.
जैसे ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन है तो हम ग्लोबुलर फंक्शन देखेंगे, फंक्शन टेस्ट देखेंगे, ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। और यूरिन, तो यूरिन का एग्जामिनेशन देखेंगे हम तीन अलग अलग लेवल पे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एग्जैक्टली जो है वो क्या है। नाउ यू कैन सी अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ब्रीफ समरी ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन। आप किडनी के डायग्राम आप सबको पता है किडनी का कैसा होता है। ये बेसिकली एक नेफ्रॉन का फंक्शनिंग बताया गया है इसके अंदर, वो कैसे फंक्शनिंग करता है नेफ्रॉन। ग्लोबुलर कैपिलरीज आप देख सकते हैं, बोमन्स कैप्सूल आप देख सकते हैं। तो बेसिकली कैपिलरीज से क्या स्टेप बाय स्टेप काम होता है, और अल्टीमेटली एक्सक्रीशन का काम जो करती है किडनी वो कैसे करती है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसका फिल्ट्रेशन होगा, फिर उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। जो प्रोडक्ट जरूरी है, जो सब्सटेंसेस जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा, लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी। फिर उनका एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीट आउट करेंगे हम। रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो भी बचा हुआ है उसको हम एक्सक्रीट आउट करेंगे, एंड अल्टीमेटली थ्रू द यूरिनरी एक्सक्रीशन हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे हमारी बॉडी से। छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ब्रीफ में, तो आपको उसे समझ में आएगा कि एक्चुअल में नेफ्रॉन की फंक्शनिंग क्या है। नाउ इन अर्ली स्टेज ऑफ रीनल डिसीजेज फंक्शनल एफिशिएंसी में नॉर्मल डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव लेसन। अगर मैं रीनल डिसीजेस की बात करूं तो आप बता सकते हैं पहले ही रीनल डिसीजेस बहुत हाई लेवल पे पहुंचे उससे पहले ही आप बता सकते हैं कि भैया जो प्रोडक्ट है, जो भी वहाँ पे भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी प्रेजेंस से आप बता सकते हैं कि वो नॉर्मल है, कि उसकी फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है। नेक्स्ट इज conversely functional efficiency may be impaired due to permanent tissue damage even though the active lesion has healed. अगर अपोजिट में बात करूं तो उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी जो है वो किससे इफेक्ट होती है। कोई सा भी टिश्यू डैमेज हो गया है अंदर किसी भी कारण से, ऑब्स्ट्रक्शन से मान लीजिए, कोई सा प्रोडक्ट है जो वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो किसी भी कारण से अगर हमारा तो उसका परमानेंट टिश्यू डैमेज हो गया है, इससे भी हम बोल सकते हैं कि उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, इम्पेयर्ड होती है। अब हम डिवाइडेशन देखेंगे कि रीनल फंक्शन को हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया है, जो रीनल फंक्शन टेस्ट है उसको हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया है। और जो तीन ग्रुप है, पहला आप देख रहे हैं ग्लोबुलर फंक्शन टेस्ट, जो सेकंड है वो ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट है, एंड द लास्ट वन इज यूरिन एग्जामिनेशन। इन तीन ग्रुप के डिवाइडेशन के बेसिस पे आप बताएंगे कि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो ग्लोबुलर फंक्शन टेस्ट है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट आता है वो आता है क्लियरेंस टेस्ट। तो जितने भी आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया, इन्युलिन, इन सबका क्लियरेंस टेस्ट, मतलब इनका क्लियर आउट होना जरूरी है हमारी बॉडी से, तो ये हम क्लियरेंस टेस्ट के थ्रू पता कर लेते हैं। इसी के अंदर ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट में ही हम पढ़ेंगे ब्लड एनालिसिस। पहले हम का क्लियरेंस टेस्ट देखेंगे, फिर हम ब्लड एनालिसिस देखेंगे, यूरिया की भी और क्रिएटिनिन की, which is most reliable. It's a reliable test for kidney functioning. और the last one is test for protein in urine. हम प्रोटीन यूरिया वाली कंडीशन भी देखेंगे, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो किडनी है उसका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रुप, ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। पहले हमने देखा ग्लोबुलर फंक्शन टेस्ट, अब हम देख रहे हैं ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। इसमें हम चार में डिवाइडेशन करके बैठे हैं। यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट, यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट। पहला है कंसंट्रेशन, यूरिन की कंसंट्रेशन से हम पता कर सकते हैं कंसंट्रेशन। सेकंड हम देख रहे हैं यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट, और थर्ड वन इज एसिड लोड टेस्ट, यूरिन एसिडिफिकेशन टेस्ट, कितना ज्यादा एसिडिफिकेशन है वो हम देख सकते हैं। एंड द लास्ट इज अ डाई टेस्ट, ईएसपी इज अ डाई। बेसिकली अगर डाई, जब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं आपको कि फॉस्फो फिनॉल फॉस्फोनेप्थलीन जो है, फिनॉल सल्फोनेप्थलीन जो है वो एक डाई है, इस टेस्ट में जो यूज होती है। एंड द लास्ट ग्रुप इज यूरिन एनालिसिस। आप यूरिन को तीन स्टेप में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आप यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, सेकंड आप उसका केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, एंड द लास्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखेंगे। इससे आप जस्ट देखने से भी आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, है ना। तो ये तीन ग्रुप में बेसिकली हमने डिवाइड करके रखा है। नाउ
ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट इन डिटेल। क्लियरेंस टेस्ट जो मैंने आपको बोला कि बेसिकली क्लियरेंस टेस्ट में क्या होता है, जो क्लियरेंस है वो कंप्लीटली होना चाहिए। यदि वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड हो चाहे यूरिया हो चाहे क्रिएटिन, इनका क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। और हम किडनी में बेसिकली यूरिया और क्रिएटिन का क्लियरेंस देखते हैं, ठीक है। तो क्लियरेंस टेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये किसके बेसिस, किसके एक्सेस में हम अगर बात करें कि परफॉर्म टू एक्सेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट। आपको पता है ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट देख रहे हैं तो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखेंगे कि वो कितनी हो रही है और कितनी पर मिनट, कितना वॉल्यूम में कितने पर मिनट उसको होना चाहिए। तो जीएफआर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 125 125 मिलीलीटर पर मिनट। यूनिट याद रखिएगा, एमएल पर मिनट जो है वो उसकी नॉर्मल जीएफआर की वैल्यू है। एंड अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको दूं, सिंगल में क्लियरेंस की डेफिनेशन दे रही हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि यूरिया के लिए कैसी क्लियरेंस है और क्रिएटिनिन के लिए क्या है। अगर जिस क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो क्लियरेंस होता है इस वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा और ब्लड इन एमएल। एमएल में हम इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे इन एमएल, दैट कुड बी कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर मिनट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, जितना भी प्लाज्मा और ब्लड है एमएल में पूरी तरीके से एक मिनट में क्या हो रहा है, क्लियर्ड ऑफ हो रहा है, पूरी तरीके से निकल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्लियरेंस होना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एमएल पर मिनट। ये क्लियरेंस की यूनिट की बात करते हैं और एक नॉर्मल मैंने आपको क्लियरेंस टेस्ट बताया ना। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की जिससे आप क्लियरेंस निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं, C इक्वल्स टू U टू V अपॉन P, है ना। तो ये है, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा which contain the volume of the substance which is excreted by kidney in 1 minute। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसके वॉल्यूम को एमएल में, मैंने आपको अभी बताया। जो कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, कितना अमाउंट कंटेन करके रखा है उसने, उसको वो एक मिनट में कितनी कितना एक्सक्रीट आउट कर रही है, ये आप निकाल सकते हो क्लियरेंस टेस्ट से। तो ये जनरल फॉर्मूला है क्लियरेंस टेस्ट का। सी मींस रीनल क्लियरेंस, ठीक है। U into V, तो इसमें जो U है वो शो करता है कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है, जो U है वो कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन है, और जो V है वो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है इन ml एक्सक्रीटेड पर मिनट, ठीक है। और जो P है वो कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है प्लाज्मा में। U है यूरिन में और P से प्लाज्मा, इसी से याद रखिए। सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन है, U मींस यूरिन में बताना है, P मतलब प्लाज्मा या ब्लड में हम बात कर रहे हैं। और यूनिट आप देख रहे हैं, वॉल्यूम आपको ml में देखना है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला है, इससे आप कंप्लीटली क्लियरेंस जो है, रीनल क्लियरेंस निकाल सकते हैं। नाउ इसके अंदर हम बात करेंगे, अब हमने क्लियरेंस जब समझ लिया, व्हाट इज क्लियरेंस, व्हाट इज यू, व्हाट इज वी, व्हाट इज पी। सेम अब हम निकालेंगे क्रिएटिनिन क्लियरेंस, है ना। एज यू ऑल नो क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट, कंप्लीटली अ वेस्ट प्रोडक्ट। और यहाँ पर मैं कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन का जो स्टोरेज फॉर्म होता है वो होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, जो मसल में स्टोर होता है। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स के लिए एमसीक्यूज में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम ब्रेक डाउन हुआ है मसल्स का तो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स जो है वो क्या होता है। तो हम ये बात करते हैं क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट की। Creatine is freely filtered at the glomerular and is not reabsorbed by tubular. A small amount of creatine is secreted by the tubules. Volume of plasma, it would be completely creatinine clearance test. A small amount of creatine is secreted by the tubule. ये आपको पता है कि बहुत नॉर्मल क्वांटिटी होती है क्रिएटिनिन की। अगर मैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करूं क्रिएटिनिन की, तो ब्लड में अगर हम बात कर रहे हैं तो विच इज 0.5 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसिलिटर, इसका नॉर्मल वैल्यू। और यहाँ हम क्लियरेंस टेस्ट देख रहे हैं,
अगर हम वॉल्यूम मतलब यूरिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इन ml दैट कुड बी कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ क्रिएटिनिन पर मिनट। ठीक है ना, आपने यूरिनरी की भी बात करें या प्लाज्मा की बात करें, तो ये आपको कंप्लीट होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम जो है वो क्लियर्ड आउट हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट कुड बी कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ क्रिएटिनिन पर मिनट। तो आप देखना, जैसे मैंने अभी आपको उससे पहले वाली स्लाइड में समझाया क्लियरेंस टेस्ट, सेम वैसा ही है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस में क्या हो जाएगा, U इंटू V अपॉन P हो जाएगा। और जो U है यूरिनरी क्रिएटिनिन हो गया, जो है वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड हो गया ml पर मिनट, और P जो हो गया प्लाज्मा क्रिएटिनिन। क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? into V upon P जो है, as you know और as you I told already said to you कि U जो है वो यूरिनरी के लिए है और जो P है वो प्लाज्मा के लिए, V वॉल्यूम के लिए। नाउ नेक्स्ट, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट हो गया आपका। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट की, कि भैया ये क्यों इम्पोर्टेंट, ये इतना जरूरी क्यों है हमारे। तो नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस आना चाहिए जो हम उस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, वो 90 टू 120 ml पर मिनट होना चाहिए अराउंड। अगर डिक्रीज आता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, इंडिकेट डिक्रीज्ड जीएफआर। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर क्लियरेंस पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो जीएफआर भी कम हो जाएगा। ठीक है। रिड्यूस फिल्ट्रेशन रेट मे बी कॉज्ड बाय एक्यूट और क्रॉनिक डैमेज ऑफ द ग्लोमेरुलस और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब जीएफआर अगर कम हुआ है, इट मींस ग्लोमेरुलर जो है आपका, उसके अंदर ग्लोमेरुलस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, तो वो भी मे बी वो एक्यूट या क्रॉनिक हो सकती है, डैमेज हो सकता है, और किसी भी अदर कंपोनेंट में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जीएफआर जो है कम आ रही है, जिसकी वजह से आपका जो क्रिएटिन क्लियरेंस है वो कम आ रहा है। नाउ अभी हमने क्रिएटिन क्लियरेंस देखा था, अब हम देखेंगे यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। कंप्लीटली यूरिया कैसे क्लियर आउट होता है। 40 to 60% यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल टिश्यूज आफ्टर फिल्टर्ड एट ग्लोमेरुलाई। ये एक बहुत मेन, मतलब अगर हम बात करें डिफरेंस है क्रिएटिनिन में और यूरिया में, जो यूरिया है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स से। जैसे वो फिल्टर आउट होता है ग्लोमेरुलाई से, वो वापस से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और 40 to 60% यूरिया जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है। इट्स क्लियरेंस इज लेस देन जीएम। इसकी जो, क्योंकि देखिए अब आप समझिए कि फिल्टर तो हुआ वो, लेकिन अगेन वो रीअब्सॉर्ब हो गया, तो इसमें इसका क्या मतलब है कि क्लियरेंस जो है वो कम आएगा जीएफआर के कंपैरिजन में। जीएफआर जो है वो तो ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट तो प्रॉपर है उसका, लेकिन जो क्लियरेंस हो रहा है वो उसका कम है, क्योंकि वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है अगेन ट्यूबुलर रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। यूरिया क्लियरेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो यूरिया क्लियरेंस है वो किस किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है। पहले तो इफेक्शन की बात नहीं है, ये तो एक बात यही है कि भैया ये तो रीअब्सॉर्ब हो गई। अब जो यूरिया क्लियरेंस है वो डाइटरी प्रोटीन, डाइटरी जो कि यूरिया जो है कंप्लीटली इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और अमीनो एसिड। जितना ज्यादा आपका डाइटरी प्रोटीन होगा, अगर मैं यूरिया को थोड़ा सा डिफाइन करूँ यहाँ पर, तो आपका प्रोटीन डाइटरी प्रोटीन इंटेक कितना है उस पर डिपेंड करता है यूरिया का एक्सट्रैक्शन। फूड इंटेक कितना है आपका, है ना। इन्फेक्शन और सर्जरी, इन सारी कंडीशन में जो है वो यूरिया जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। और अगर हम यूरिया को मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको समझाऊं, तो तीन स्टेप में हम समझ सकते हैं रीनल लेवल पर, किडनी लेवल पर, प्री रीनल कॉजेस, रीनल कॉजेस एंड पोस्ट रीनल कॉजेस। ये तीन अलग अलग लेवल के कॉजेस है जिसकी वजह से यूरिया जो है, ये मैं बात आपसे ब्लड में कर रही हूँ, अदर देन क्लियरेंस टेस्ट है, मैं आपसे ब्लड यूरिया की बात कर रही हूँ। तो इसमें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ब्लड यूरिया को, कि इन तीन कॉजेस की वजह से ब्लड यूरिया जो है कैसे इंक्रीज हो जाता है। प्री रीनल कॉजेस की हम बात करें तो आपने देखा होगा जो बर्न के पेशेंट होते हैं, प्रोलॉन्ग किसी को फीवर आ रहा है, और आफ्टर सर्जरी, आफ्टर मेजर सर्जरी है एक कंडीशन, इन सब में क्या होता है, ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ आता है। एज यू ऑल नो कि ये प्रोटीन है, तो मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है।
और जब सीवियर प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है basically। और ये जो कंडीशन है ये हमें इन सब चीजों और एक बहुत मेन कंडीशन होती है थायरोटॉक्सिकोसिस, एक कंडीशन होती है जिसमें जो थायराइड हार्मोन होते हैं हमारे T3 T4 हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी आपको ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ मिलता है। ये मैं बात कर रही हूँ आपसे प्री रीनल कॉजेस की। इट्स अबाउट प्री रीनल कॉजेस। नेक्स्ट इज रीनल कॉजेस। अब हम आ गए हैं कंप्लीटली रीनल वाली कंडीशन कि रीनल में क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो ब्लड यूरिया है वो आपका बढ़ रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर की बात कर लेते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात कर लेते हैं, एक्यूट नेफ्राइटिस की बात कर लेते हैं, नेफ्रोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं। इन सारी कंडीशन में एज यू नो कि स्क्लेरोसिस जो है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस मतलब जो वॉल होती है वो वॉल जो होती है मोटी, मतलब टाइटनिंग ऑफ वॉल कह सकते हैं। या मैं आपसे कहूँ जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है मतलब इन्फ्लामेशन है ग्लोमेरुलस टाइनी जो फिल्टर्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो गया है। और एक्यूट या क्रॉनिक रीनल फेलियर है ना, ये सारी कंडीशन जो है इन सब में आपको ब्लड यूरिया जो है वो इंक्रीज मिलेगा। ये हो गया आपके रीनल कॉजेस। और जो लास्ट मैंने आपको बोला पोस्ट रीनल कॉजेस आफ्टर, अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या होगा। तो पोस्ट रीनल कॉजेज में क्या होता है, ये जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें कोई सा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है, या इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक में क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। अब ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन जीएफआर तो प्रॉपर हो रहा है ना। अब लेकिन क्या है, ब्लड यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ क्या होता है, जीएफआर तो बढ़ जाता है लेकिन यूरिया भी आपका इंक्रीज आउट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक जस्ट शॉर्ट में बताया। इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इम्पोर्टेंट है ब्लड यूरिया का हमारे बॉडी में। नाउ कमिंग टू द स्लाइड, यूरिया क्लियरेंस जो है वो इन्फ्लुएंस किस किस से होता है, नंबर ऑफ फैक्टर से, ये मैंने आपको बताया। अब नॉर्मल यूरिया क्लियरेंस कितना है, 75 ml/min। ये हम नॉर्मल यूरिया क्लियरेंस की बात कर रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी होता है यूनिट याद रखना। तो प्लीज यूनिट का ध्यान रखिएगा। टी, पहला हो गया क्रिएटिनिन क्लियरेंस, दूसरा हो गया यूरिया क्लियरेंस, थर्ड हो रहा है हमारा, थर्ड हम जिसके ऊपर आए हैं वो है इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट। ठीक है, इन्यूलिन क्लियरेंस इज द मेथड ऑफ चॉइस व्हेन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ जीएफआर इज रिक्वायर्ड। कंप्लीटली अब आप जीएफआर को डिटरमाइन करना चाहते हो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट, वो सही है कि नहीं, तो हम इन्यूलिन क्लियरेंस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इन्यूलिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रक्टोज है। इंसुलिन अलग है, इंसुलिन इज अ हार्मोन। ठीक है, और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है इंसुलिन, यहाँ दोनों का अंतर पता होना चाहिए। और जो इन्यूलिन है वो है पॉलीसेकेराइड ऑफ, है ना, रिलायबल मेथड है जीएफआर की एक्यूरेट डिटर्मिनेशन के लिए। इन्यूलिन फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलर्स बट नॉट रीअब्सॉर्ब। ये फिल्टर आउट तो हो जाता है लेकिन रीअब्सॉर्ब नहीं होता है। सिक्रेटेड और मेटाबॉलिकली अल्टर्ड बाय रीनल ट्यूब, सिक्रेटेड और मेटाबॉलिकली अल्टर्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी इन्यूलिन क्लियरेंस की, इज 120 to 125 ml/min। जो नॉर्मल वैल्यू है इन्यूलिन की, इन्यूलिन क्लियरेंस की, सॉरी, 120 to 125 ml/min। ना अभी हमने क्लियरेंस टेस्ट देख लिया, इसमें हमने तीन देखे, यूरिया का देखा, क्रिएटिनिन का देखा, इन्यूलिन का देखा। अब हम आते हैं ब्लड एनालिसिस। मैं ऑलरेडी आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ ब्लड एनालिसिस में, यहाँ हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। An impaired GFR result in retention of urea and creatinine, which is elevation of blood urea and creatinine. तो मैंने आपको बताया plasma urea is less reliable than creatinine because it is affected by dietary protein intake and liver function। जैसा मैंने आपको बोला, क्या होता है ना, क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों हैं तो हमारे रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल की फंक्शनिंग बनाने बताने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो यूरिया जो है वो कम्प्लीटली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है ना। तो कई लोग होते हैं जो आपको पता होता है जो नॉनवेज इंटेक करते हैं,
जिनका नॉनवेज जो होता है वो डाइट में ज्यादा होता है, तो मतलब ऑब्वियस सा है कि प्रोटीन इंटेक उनका ज्यादा है, तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन की बात करें वो भी ज्यादा होगा, तो उनमें यूरिया जो है वो कम ज्यादा होता है। और कुछ लोग होते हैं जो प्रोटीन इंटेक जिनका बहुत कम होता है। इसलिए रिलायबिलिटी की बात करें तो क्रिएटिनिन इज मोर रिलायबल। ठीक है, लिवर फंक्शन में वो किडनी फंक्शन की अगर हम बात करते हैं। अब नॉर्मल वैल्यू की हम बात करते हैं तो यूरिया की जो है 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है ब्लड में, और क्रिएटिनिन जो है जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। नाउ द लास्ट टेस्ट ऑफ ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट की, वो ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन इन यूरिन। The glomeruli of kidney are not permeable to plasma protein. Therefore, plasma protein are absent in normal urine. है ना, परमेबल नहीं है। ये बहुत नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं कि ग्लोमेरुलाई जो है किडनी की जो ग्लोमेरुलाई है वो परमेबल नहीं है प्रोटीन के लिए, प्लाज्मा प्रोटीन के लिए, इसलिए यूरिन में ये एब्सेंट रहता है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलाई में कोई डैमेज आ गया या कोई डिसीजेस कंडीशन आ गई या कोई ऐसी जिससे वो अल्टर्ड हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो मोर परमेबल हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन के, है ना। इस वजह से क्या होता है वो जो प्रोटीन है वो उसकी अपीयरेंस आने लग जाती है यूरिन में, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीन, प्रोटीन ही यूरिन, प्रोटीन है। नॉर्मल कंडीशन क्या है कि इम्परमेबल है ग्लोमेरुलाई प्लाज्मा प्रोटीन के लिए, इसलिए वो यूरिन में दिखता ही नहीं। लेकिन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डैमेज, ड्यू टू एनी डिसीजेस, उस कंडीशन में जो ग्लोमेरुलाई होती है वो मोर परमेबल हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन की। इट्स अ इंडिकेशन, बेसिकली इट्स अ इंडिकेशन फॉर अस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और अब आपको उसको डिटेक्ट करना है। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। नाउ आपने पूरा पढ़ लिया है ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलाई। अब हम आएंगे ट्यूब्यूल्स के बेसिस पे, ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, असेसमेंट ऑफ द कंसंट्रेटिंग एंड डाइल्यूटिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी। ये हम ट्यूबुलर से निकाल लेते हैं। द यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑस्मोलैरिटी आर यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेटिंग एंड डाइल्यूटिंग एबिलिटी ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये आप ट्यूबुलर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे और ऑस्मोलैरिटी की बात करेंगे यूरिन की। ठीक है, इन दोनों की एक्चुअल जो नॉर्मल वैल्यू हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं ट्यूब्यूल्स की एबिलिटी। ठीक है, अब यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट है, इसको हम फ्लूइड डेप्रीवेशन टेस्ट भी बोलते हैं। फ्लूइड इनटेक इज विदहेल्ड फॉर 12 to 15 आवर। फर्स्ट यूरिन सैंपल इज कलेक्टेड इन द मॉर्निंग एंड ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर्ड। ठीक है, अपने फ्रेश यूरिन सैंपल लेना अर्ली मॉर्निंग का, और उसमें हम ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मेजर करेंगे। इफ इट एक्सीडेड ऑस्मोलैरिटी, अगर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करें, अगर 850 मिली ऑस्मोल पर केजी, ये यूनिट है ऑस्मोलैरिटी की, याद रखिएगा, मिली ऑस्मोल पर केजी से ज्यादा बढ़ जाती है, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.025 से, है ना, जो हम रीनल कंसंट्रेटिंग एबिलिटी कंसीडर नॉर्मल, है ना, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 है तो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी 185 मिली ऑस्मोल से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो इट्स वी कैन से इट्स अ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। अब ये हमने पढ़ा था यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट, है ना। अब यूरिन डाइल्यूशन टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो आफ्टर एम्प्टिंग द ब्लडर, ब्लडर पूरी तरीके से खाली है, आपने क्या किया, 1000 लेके 1200 ml ऑफ वाटर इज गिवन टू द पेशेंट। अपने पेशेंट को डाइल्यूशन करना है, इसमें सबको वाटर इनटेक ज्यादा करना पड़ेगा। फिर क्या किया आपने, यूरिन सैंपल ली एवरी एवरी आवर फॉर द नेक्स्ट 4 आवर, हर 1 घंटे की ड्यूरेशन पे आपने सैंपल। ठीक है, इफ द फंक्शनिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज नॉर्मल, अगर रीनल ट्यूब्यूल जो ट्यूब्यूलर जो फंक्शन है, जो बेसिकली इस पे काम करता है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगर वो नॉर्मल है उसकी पूरी फंक्शनिंग, तो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जो होगी वो कम हो जाएगी, 1.005 हो जाएगी और उससे कम, और जो ऑस्मोलैरिटी है वो 100 मिली ऑस्मोल पर केजी से कम हो जाएगी।
क्योंकि हमें डायल्यूशन इतना दिया है, इस डायल्यूशन जो हम दे रहे हैं 1000 से 1200 जो हम पानी दे रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर 4 आवर, 4 सैंपल लेने के बाद आफ्टर 4 आवर जब हम ऑस्मोलैरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे यूरिन की, तो वो जो है कम होनी चाहिए, फॉल होनी चाहिए। तब हम उसको बोलेंगे कि भैया ये कंप्लीटली जो रीनल टिश्यूज है वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं। एसिड लोड टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। एसिडोसिस वाली कंडीशन तो नहीं आ गई है, उसको देखने के लिए हम एसिड लोड टेस्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली इन जेलेटिन कैप्सूल। ये बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, पर बॉडी वेट ये 100 mg होता है, ठीक है, टू कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। इन नॉर्मल सब्जेक्ट द यूरिन पीएच फॉल्स बिलो 5.5 इन एट लीस्ट वन सैंपल। अगर नॉर्मल किसी पर्सन में कोई दिक्कत नहीं है तो यूरिन पीएच जो है वो 5.5 होता है, ठीक है, अगर बात कर रहे हैं। और इन रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये नॉर्मल की बात करें तो जो पीएच है यूरिन का वो 5.5, और हम रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की अगर बात कर रहे हैं तो वो डिक्रीज है ना, दिस डिक्रीज डज नॉट अकर, डिक्रीजिंग जो है वो कम नहीं होगी। एसिडोसिस है तो मींस एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जो विच रिमेन बिटवीन 5.7 टू 7.0, ये जो आपको रेंज बताई जा रही है 5.7 टू 7.0, इसी स्केल के बीच में रहेगी, ठीक है, अगर उसको एसिडोसिस है तो। और नॉर्मल है तो वो 5.5 अराउंड या उससे कम ही रहेगी एसिडिटी। आपने देखा होगा बर्निंग सेंसेशन हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है जब हम वाटर इनटेक कम करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बढ़ जाता है, एसिडिटी जो होती है बढ़ जाती है, तो यूरिनेशन के टाइम पर हमें बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। जो मैंने आपको डाई की बात करी थी, फिनोल सल्फोनेफ्थलीन डाई टेस्ट है ये, सॉरी, इसमें पीएसपी हम डाई यूज करते हैं। डाई आर वाइडली यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन टेस्ट। हम इसमें क्या करते हैं, जो पीएसपी डाई रहती है इट्स अ नॉन टॉक्सिक और एक्सक्लूसिवली एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, कंप्लीटली ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है आफ्टर इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ 6 मिलीग्राम ऑफ पीएसपी। इंट्रावीनसली हम क्या करते हैं, 6 मिलीग्राम जो ये डाई है पीएसपी डाई इन 1 ml सलाइन, 1 ml सलाइन लेके उस 1 ml सलाइन में 6 mg जो है पीएसपी डाई मिलाकर और उसको इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, उसका भी एक ड्यूरेशन है ना। मैंने अभी इससे पहले वाले टेस्ट में आपको बताया था कि 4 घंटे मतलब आपने डाइल्यूशन करा, जो डाइल्यूशन टेस्ट हम देख रहे थे जिसमें हमने पानी की क्वांटिटी ली थी और हर 1 घंटे के बाद सैंपल लिया, तो हमने टिपिकल का डाइल्यूशन देखा था। वैसे ही फिनोक्सिलिन सॉरी पीएसपी में क्या करते हैं हम, जब हमने इंजेक्ट कर दिया इंट्रावेनसली, फिर हम यूरिन सैंपल लेते हैं हर 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स के ड्यूरेशन पे लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 15, 30, 60 एंड 120 मिनट्स, 4 सैंपल आपने ले लिए 15-15 मिनट्स के ड्यूरेशन पे। इफ द 15 मिनट्स यूरिन कंटेन 25% or more of the injected PSP, the test is normal। ये पहले सैंपल से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो 15 आवर वाला सैंपल, 15 मिनट्स आफ्टर 15 मिनट्स वाला जो सैंपल है, अगर उसमें 6 मिलीग्राम ऑफ पीएसपी जो आपने ऐड करा था उसका 25% एक्सक्रीट आउट और उससे ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो गया, तो इस टेस्ट को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। नाउ द लास्ट, फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, सेकंड हमने पढ़ा था ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, द लास्ट फंक्शन टेस्ट इज यूरिन, किडनी का यूरिन एनालिसिस, है ना। और यूरिन एनालिसिस भी हम 3 स्टेप में देखेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे हम यूरिन का, अपीयरेंस देखेंगे, पूरी ऑर्डर, कलर, ये सारी चीजें हम फिजिकली देखेंगे। केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है, कंपोजिशन देखेंगे इसका। इन द लास्ट इज माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन देखेंगे, तो सिर्फ बस सिर्फ तो नहीं है, जो भी है भी हम आगे देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम 24 आवर यूरिन आउटपुट जो होता है अराउंड हमारी बॉडी में एवरेज अगर हम बात करें तो वो 1500 ml होता है, और अगर मैं एक रेंज की बात करूं तो 800 से 2500 ml जो होता है पर डे, है ना। 24 आवर यूरिन आउटपुट जो है वो देखा जाता है। ये बढ़ जाता है, एक्सेसिवली वाटर इनटेक जो है वो ज्यादा हो जाता है, कंडीशंस अलग अलग है, याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटिस सॉरी, डायूरेटिक थेरेपी एंड क्रॉनिक रीनल डिजीज डैमेज, इन 3 कंडीशन में वाटर इनटेक जो होता है वो एक्सेसिवली बढ़ जाता है, ठीक है। तो यूरिनेशन भी फ्रिक्वेंटली आती है, आपने देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट में उन्हें यूरिनेशन बहुत ज्यादा आता है, बार बार उनको ऐसी सेंसेशन होते हैं कि उनको यूरिन आ रहा है। और जिनको क्रॉनिक रीनल डैमेज हो गया है
उनमें भी ये हमें कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, डायूरेटिक थेरेपी तो आपको पता ही है, उसमें डायूरेटिक जो थेरेपी होती है तो उसमें भी वाटर इनटेक ज्यादा होता है, इस वजह से यूरिनेशन भी ज्यादा होता है। अगर ये जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए, लेस देन, है ना, जो नॉर्मल रेंज है उससे बहुत कम हो जाए, वो किस किस कंडीशन में होता है? एक्सेस स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन, एडिमा, ये सारी कंडीशन में जो आप वो यूरिन का वॉल्यूम है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये तीन अलग अलग कंडीशन आप देख सकते हैं, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एनीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखें, कई बार वाइवा में भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो पॉलीयूरिया वाली कंडीशन कब होती है? जो रेंज मैंने आपको बताई थी 800 to 2500 ml पर डे, वॉल्यूम जो है वो 2500 से ज्यादा हो जाए, है ना, 2500 ml पर डे से ज्यादा हो जाएगा तो वो पॉली, पॉली मतलब ज्यादा, ओलिगो मतलब कम। अब वो जो आपकी 500 ml पर डे से कम हो जाए आपका यूरिन का एक्सक्रीशन पर डे में, तो वो होगा ओलिगोयूरिया। और ए यूरिया वाली कंडीशन, ए मतलब absent, इससे याद रखिएगा, ए मतलब absent। जो ए यूरिया वाली कंडीशन है वो कब होती है? जब 100 ml ऑफ यूरिन पर डे आपका एक्सक्रीट आउट हो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ए यूरिया वाली कंडीशन। नाउ ये हमने वॉल्यूम के लेवल पे बात कर लिया यूरिन का, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं कलर की, अपीयरेंस। नॉर्मल यूरिन का जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट पेल येलो होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ट्यूब्यूलर टेस्ट में देखी, नॉर्मल होती है 1.016 से 1.025। ये कब बढ़ जाती है और कब कम हो जाती है ये आप देख सकते हैं। एक्सेसिव वाटर इनटेक है, क्रॉनिक नेफ्रेटाइटिस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें ये बढ़ जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस में और नेफ्रोसिस में, है ना, नेफ्रॉन में आपका इन्फेक्शन हो गया, वो नेफ्रोसिस वाली कंडीशन में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कम देखने को मिलती है। इसका पीएच जो है एवरेज 6 होता है, अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की रेंज की बात करूँ तो 5.5 टू 7.5 पीएच होता है आपके यूरिन का। और ऑर्डर जो है वो एरोमेटिक होती है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। नाउ अगर मैं एक छोटा सा, ये चार्ट है, ये मैंने एक बुक से लिया है, तो ये एक बहुत अच्छा लगा था याद करने की पर्पज से। इसमें आप देख सकते हैं अपीयरेंस वाइज देख सकते हैं यूरिन का कलर है, क्लियर है तो वो कब होता है। सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे आप बता सकते हैं, आप कितनी अच्छी डायग्नोसिस कर सकते हैं सिर्फ यूरिन के अपीयरेंस के बेसिस पे, आपको हाइट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो क्लियर है तो नॉर्मल यूरिन, स्ट्रॉ कलर जो हम बता रहे हैं ट्रांसपेरेंट येलो। अगर वो क्लाउडी है ना, तो ये इसमें बताया जा रहा है कि यूरिन टर्न्स क्लाउडी ऑन स्टैंडिंग ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉस्फेट ऑन रेफ्रिजरेशन, प्रेजेंस ऑफ पस कॉजेस क्लाउडीनेस। पस सेल्स जो है वो क्लाउडीनेस फॉर्म कर देते हैं यूरिन में, व्हाइटिश क्लाउडीनेस होती है। हाई कलर, बहुत ज्यादा कलर जो है तो वो कंसंट्रेशन यूरिन की बताता है। ऑक्सीडेशन ऑफ यूरोबिलिन टू यूरोबिलिन, ये कंसंट्रेशन बता रहा है। येलो है तो वो ब्लू बिलीरुबिन यूरिया इन जॉइंटिस, बी कॉम्प्लेक्स इंडेक्स, आपके जो विटामिन होते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं। स्मोकी रेड कलर है तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड बता रहा है, ब्राउनिश रेड है तो वो हीमोग्लोबिन यूरिया बता रहा है, ऑरेंज है तो हाई लेवल ऑफ ग्लोबिन रिफाम्पासिन की प्रेजेंस बता रहा है, रेड है तो पोरफायरिया है, ब्लैक यूरिन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बोला जाए हमारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अल्केप्टोन्यूरिया वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है, जिसमें कलर जो होता है यूरिन का वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड की पॉइजनिंग हो जाती है बेसिकली, इसलिए वो कम्प्लीटली उसको एसिडिफाई कर देता है और जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज मिल्की यूरिन, चाइली यूरिया करते हैं इसको, इसमें मिल्की, जैसे आप मिल्क की बात करते हैं वैसा काइली यूरिया जो है वो कंडीशन है उसमें देखने को मिलता है। नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन देखा, केमिकल एग्जामिनेशन की हम बात करें तो हम इसमें देखते हैं ग्लूकोज की प्रेजेंस यूरिन में, प्रोटीन की, कीटोन बॉडीज की, बायोसॉल्ट्स। बायोकेमिस्ट्री में इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं। ग्लूकोज की हम मॉलिस टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है कि नहीं मॉलिस टेस्ट के लिए। प्रोटीन इंटेक्ट है तो प्रोटीन के लिए हम बेसिकली हीट कोगुलेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम हीट करते हैं टेस्ट जो सैंपल है उसको, तो पॉपुलेशन फॉर्म हो जाता है।
अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन के लिए जाता है कीटोन बॉडीज और बाइल सॉल्ट्स, इनके लिए हम रोथरास टेस्ट करते हैं और सल्फर पाउडर टेस्ट करते हैं। सिंक डाउन हो गया है, बॉटम पर है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाइल सॉल्ट्स की प्रेजेंस। तो कीटोन बॉडीज जो है रोथरास जो है वो आप बता सकते हैं। ये बेसिकली टेस्ट है जो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं फॉर केमिकल एग्जामिनेशन, फॉर यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड द लास्ट वन यूरिन एनालिसिस में जो हमने देखा था, पहले हमने देखा फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड हमने देखा केमिकल एग्जामिनेशन, लास्ट हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखेंगे तो हम उसमें सेल्स की प्रेजेंस देखेंगे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तो नहीं है, कितनी ही अगर है तो फर्स्ट सेल्स प्रेजेंट है कि नहीं, क्रिस्टल्स कैल्शियम के, फॉस्फेट के, ऑक्सलेट के, कास्ट देखेंगे कि हाइलिन, ग्रेन्यूल्स और रेड ब्लड कास्ट है कि नहीं। इन सब ये सारी जो चीजें हैं ये माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में आती हैं यूरिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैब में ये करवाते हैं तो ये सारी चीजें अगर आपको ध्यान में रहेंगी तो आप बहुत अच्छे से अपनी जो टेस्ट रिपोर्ट है, किसी पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट है, उसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। नाउ इट्स ऑल अबाउट renal function test or kidney function test. Hope you all uh, informed about renal function test, and thank you so much. Have a good day. Thank you.